नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस महापंचायत का। देश में कोरोना वायरस का लगातार भले ही मीटर बढ़ रहा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने इस कोरोना काल में भी एक कीर्तिमान रच दिया। जी हां, रविवार को शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन करा डाला। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के 73 जिलों में 183 केंद्रों पर संपन्न हुई है। लेकिन गजब की बात यह है कि सबक लेने की बजाय 16 अगस्त को बीईओ की परीक्षा होगी। सवाल यह है कि क्या प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की जरूरत है? क्या बीईओ और बाकी परीक्षाएं रद्द नहीं हो सकती हैं? इसी पर आज चर्चा होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। स्वागत सर आपका। उत्तर प्रदेश में तमाम जिम्मेदार वो अधिकारी जो इस कोरोना काल में भी लाखों लाख लोगों की परीक्षा करा रहे हैं। हालांकि कोरोना का डर उन तमाम परीक्षा देने वालों के हौसलों के आगे कहीं टिका नहीं। परीक्षार्थियों का जबरदस्त जोश दिखाई दिया। आप सोशल डिस्टेंसिंग हो या मास्क और तमाम बातें, उनको छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। लेकिन सवाल यह है कि शिक्षा महकमे को लेकर जो सवाल बनता है वो क्यों इस तरह की परीक्षाएं कराई जा रही हैं? क्यों ऐसी स्थिति बनाई जा रही है कि आ बैल मुझे मार? नवीन श्रीवास्तव जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। राजपाल कश्यप जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। अंशु अवस्थी प्रवक्ता कांग्रेस थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। ताहिरा हसन जी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। अवधेश कुमार मिश्रा अभ्यर्थी बीईओ, इनकी परीक्षा 16 तारीख को होने जा रही है। दुर्गेश शांडिल्य अभ्यर्थी बीएड एग्जाम जिन्होंने दिया है, अभी वो हमारे साथ थोड़ी ही देर में होंगे। अमिताभ जी से चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। अमिताभ जी, तस्वीरें अभी हमने देखी हैं और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, और ये तस्वीरें शायद लखनऊ वालों ने भी देख ली होंगी। लेकिन उन सबके बावजूद ये जिम्मेदार किस तरीके से काम कर रहे हैं? आगामी 16 तारीख को एक और परीक्षा, कोरोना रहा नहीं या फिर डर के आगे जीत है? देखिए, इसमें बड़ी एक विसंगति है कि जब हम ऐसी परीक्षा करा रहे हैं तो हम किस मुंह से फिर ये कहेंगे कि भाई घर से मत निकलो, 5 से ज्यादा लोग एक साथ मत रहो कहीं इकट्ठे? किस मुंह? कोई नैतिक अधिकार बचेगा क्या? फिर तो भाषण है, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, कोई बोले, यही है। बिल्कुल। पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि सुनर न घनेरे, कौन भरोसा करेगा? जिसने कल टीवी पर वो दृश्य देख लिए, 4.25 लाख बच्चा सड़क पर उत्तर प्रदेश में, वो आदमी दो ही अर्थ निकालेगा सामान्य जन। या तो वो कहेगा कोरोना खत्म हो गया भैया, अब आनंद आ गया, अब मौज लो, गाजियाबाद से गाजीपुर और बस्ती से बहराइच तक। उसको फिर आप नहीं समझा सकते, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बोले, चाहे कलेक्टर साहब बोले, चाहे कप्तान साहब बोले, चाहे सीएमओ साहब लाउड स्पीकर लेके घूमे। फिर आप उसको कहा हमने टीवी पे देखा, रेल अंपेल चल रही बढ़िया से, कहीं कोई अब कोरोना नहीं। एक फिर WHO चाहे गाजीपुर में अपना ऑफिस खोल ले, फिर वो कुछ कर नहीं सकता है, जान लो, लिख लो मेरी बात जी। या वो दूसरा अर्थ निकालेगा कि बाप रे बाप, ये जो बाबू लोग हैं, नौकरशाही है, ये मरवा देना चाहती बच्चों को क्या? दोनों ही अर्थ खराब, शासन के लिए खराब, प्रशासन के लिए खराब, समाज के लिए खराब, जनता के लिए खराब। तो ऐसा काम क्यों किया? क्यों किया? मैंने बरेली का दृश्य देखा, प्रयागराज का देखा, वाराणसी का देखा, लखनऊ का देखा, कानपुर का देखा। कल क्या परिस्थिति बनी? फिर सिनेमा हॉल क्यों बंद किए? उसको भी खोलो, वहां तो इतना रेल अंपेल है नहीं। एक सिनेमा में 4 लाख आदमी थोड़ी घुस रहा। अरे 1500 वहां भी देखता रहेगा कुछ अच्छी फिल्में। कोरोना में जो दुख आया है वो भी दूर होगा। खोलो कल से सिनेमा हॉल, काय को ड्रामा कि नहीं सिनेमा हॉल नहीं चलेगा, मेट्रो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं, सब खोल दो। 5.25 लाख बच्चा 16 तारीख को इम्तिहान देगा, जिसमें ये एक अवधेश, ये नौजवान है हमारे साथ। एक पाली में परीक्षा रखी विद्वान अधिकारियों ने। 5.25 लाख बच्चा उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में संकेंद्रित होगा बाहर से आके। उसके बाद कोरोना रोकेंगे। और जो ऐसा कह रहे हैं उनके चरणों में मेरा प्रणाम, उनकी बुद्धिमत्ता को मेरा नमन। वो लोग समझदार नहीं है ना, उनको समझ ही नहीं, वो कोरोना की गंभीरता नहीं समझ रहे। कल ही मैं देख रहा था, ये कोई डॉक्टर साहब थे महाराष्ट्र में,
वो ये मिशन चला रहे थे कि कोरोना अफवाह है, कोरोना कुछ नहीं है, और सोशल मीडिया पर धुआंधार बैटिंग कर रहे थे। कल मैंने खबर, दुखद खबर पढ़ी कि वो कोरोना से दिवंगत हो गए। कोरोना है, यही तो रोना है कि कोरोना है। या मुझे आज बहस में नवीन बाबू ये बता दें कि भैया ये इम्तिहान बिना कराए उत्तर प्रदेश की जीडीपी डूब जाती। 23 करोड़ लोगों को 2 टाइम की रोटी नहीं मिल पाती अगर ये बीएड का इम्तिहान नहीं होता या बीईओ का नहीं होता। मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा 2 दर्जन, बाकी तो दुर्गेश ज्यादा आंकड़ा रखते हैं, मेरी समझ में 2 दर्जन ऐसे भर्तियां हैं जिनके इम्तिहान, साक्षात्कार सब कुछ हो चुके, उनका रिजल्ट और ज्वाइनिंग देनी है, वो काम नहीं किया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की कोई खतरा नहीं। एक नया इम्तिहान करा दिया और दूसरा फिर लाइन में लगा दिया, पाइपलाइन में। भाई मैं इससे सहमत नहीं हो सकता ना, इसलिए मैं गुजारिश लेके फिर आया। आज एक बार पहले आया था कि बीएड का भी मत कराओ, नहीं माने, ठीक है, लोकतंत्र है, मुझे अनुरोध करने में कोई हक तलफी नहीं। मैं अपने 23 करोड़ लोगों के लिए बार बार दरवाजे पर जाऊंगा और कुंडी खटखटाऊंगा सरकार की, मेरा काम ही है। मुझे कोई शर्म नहीं, मुझे इसमें भी शर्म नहीं कि मेरी बात नहीं मानेगी। समय तो लिखेगा कि मैंने अपनी बात कही थी, मानना ना मानना दूसरों का विषय। समय ये तो नहीं कहेगा कि अमिताभ जी आप भी अपराधी हो, आप उस समय मौन थे। मैं ऐसा अपराध लेकर नहीं जीना चाहता, अपराध बोध इतिहास में तो दर्ज हो जाएगा कि मैंने अपने शिद्दत भर, अपनी क्षमता भर, अपनी सामर्थ्य भर आवाज उठाई। मानना ना मानना, प्रमुख सचिव, अवर सचिव, नियुक्ति सचिव, वो इम्तिहान सचिव कौन कौन है उनका है। माने तो ठीक भाई, नहीं माने तो ठीक, बाबू लोग हैं, उनको कौन क्या कर सकता है। लेकिन लोकतंत्र में जो हमको संविधान ने जो व्यवस्था दी है उसका तो मैं उपयोग करूंगा। मैं आखिरी क्षण तक कुंडी खटखटाऊंगा, आप नहीं खोले आपकी मर्जी। लेकिन 23 करोड़ लोग तो देखेंगे कि वाहिद एक शख्स था जो कुंडी खटखटा रहा था पागलों की तरह और कह रहा था ये मत करिए, ये रास्ता ठीक नहीं। आज इसी पर चर्चा करने आया हूं, मेरा मन खिन्न है। कल बरेली में एक बच्चा था, एग्जाम देने बैठा, कॉपी पेन खोल के अर्चा पर्चा बटा बीएड का, 15 मिनट बाद उसको फीवर चढ़ने लगा, खांसी आने लगी, कोरोना के जो पैरामीटर्स हैं उस पर मामला गड़बड़ा गया, तत्काल प्रभाव से उसको आइसोलेट करना पड़ा ले जाके। क्या करा रहे हैं हम और क्यों करा रहे हैं, लाख टके का सवाल यह है। मैं सबसे पहले जो 2 नौजवान साथी हैं हमारे साथ, दुर्गेश और अवधेश, पहले दुर्गेश से समझ लूं। दुर्गेश, ये बताइए कल जो परीक्षा हुई जिसमें 4-4.25 लाख लोग इनरोल्ड थे और शायद 17% टर्नअप नहीं हुए, 370-380 के आसपास कहीं बच्चे बैठे, 3,17,000 याद से। परीक्षा केंद्रों पर क्या व्यवस्था थी? जो WHO की गाइडलाइन है, जो गाइडलाइन हमको रोज 3:30 बजे बताई जाती है शासन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि इनका उल्लंघन करना दंडनीय अपराध होगा, गिरफ्तारी होगी, मुकदमा चलेगा, वो सारी गाइडलाइंस फॉलो हुई परीक्षा केंद्रों पर? अच्छा ठीक है, अवधेश से बात करता हूं, दुर्गेश के साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है अभी। मुझे बताओ भाई अवधेश, बीएड की परीक्षा भी आपने देखी होगी, चूंकि आपको भी 16 को उसी रास्ते जाना है। मुझे बताइए, जो सवाल मैं दुर्गेश से पूछ रहा था वही आपसे, क्या WHO की गाइडलाइन, केंद्र की गाइडलाइन, गृह मंत्रालय की गाइडलाइन, उत्तर प्रदेश सरकार की रोज 3:30 बजे की ब्रीफिंग की जो गाइडलाइन है, जिनके उल्लंघन पर मुकदमा है, गिरफ्तारी है, क्या उनका अनुपालन कल उत्तर प्रदेश में हर जिले में दिखा जहां सेंटर था बच्चों का? सर मैं एक तो सामान्य सा विद्यार्थी हूँ जी। मेरे
कहने से आप पहले देख लीजिए, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं, सैनिटाइजर का, मास्क का, थर्मल स्क्रीनिंग का। जिस प्रकार से सरकार ने हवाला दिया, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने दावे किए कि हम सारी व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन सब की सब धरी रह गई। आप गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, बनारस, आप सभी जिलों में देख लीजिए क्या स्थिति खड़ी हुई है। हम कैसे विश्वास करें कि हमारा भविष्य सुरक्षित होगा? आप बरेली की स्थिति देख लीजिए, बच्चा क्लासरूम में बैठता है, कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, उसको आइसोलेट कराया जाता है। हम कैसे बस पर विश्वास करेंगे सर? बहुत खराब स्थिति है। बीएड में 4.5 लाख स्टूडेंट बैठा और बैठने के बाद उसको तो सर होम डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया, कुछ बच्चों को होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेज दिया गया। बाहर जाने वाला किन परिस्थितियों में सामना किया है, किन चुनौतियों के साथ सामना किया है? हमें तो सर हमारी परीक्षा 18 जिलों में है और हमारे सेंटर हमारे गृह जनपद से 200 से 250 किलोमीटर दूर है। हमें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की बहुत बड़ी चुनौती है। घर से निकलने से लेकर के टेम्पो, ऑटो, टैक्सी, बस, इन सब संसाधनों का अभाव है। उसके बाद भी यदि हम किसी तरीके से जाते हैं तो किस बात की गारंटी है? कौन हमें गारंटी देगा कि ये सारी चीजें सैनिटाइज होंगी, भैया कोरोना मुक्त होगा, आप जाइए आपको कोरोना नहीं होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम कोरोना संक्रमित हो गए, अपने घर चले गए, उस संक्रमण से मेरे माँ बाप, मेरा समाज, मेरा परिवार, किसी भी प्रतियोगी परिवार यदि संक्रमित हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए सर मन के अंदर बहुत ही ज्यादा डर छुपा हुआ है परीक्षा को लेकर के, अपने प्राणों को लेकर के। हम तो सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए आप जी। अभी देखिए सर, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में कहा मास्क जरूरी, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। हम तो प्रधानमंत्री जी के उन शब्दों का अच्छा सा पालन करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे सभी प्रतियोगी मित्र इन चीजों का पालन करने के लिए तैयार बैठे हैं। हम तो इस भाव के साथ जी रहे हैं, इस भाव के साथ रह रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है, लेकिन अब सरकार में बैठे हुए लोग क्या माननीय प्रधानमंत्री जी के इन बातों का अच्छा सा पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ठीक है, दोबारा आएंगे। अभी रुको भाई, दोबारा आएंगे बाबू, दोबारा आएंगे। ताहिरा हसन, ये जिद है बाबुओं की, नासमझी है, या उनको कोरोना ने टेलीफोन करके बता दिया कि हम चले गए, खेलो खुल के? 3 में से क्या लगता है आपको? देखिए, नासमझी तो मैं नहीं कहूंगी कि नासमझी क्या है, उनको इतनी समझ तो होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उस पोस्ट के काबिल नहीं है, अहल नहीं है वो। आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख से ऊपर केसेस आ चुके हैं और अभी पिछले 24 घंटे में 4000 केसेस आए हैं उत्तर प्रदेश में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में 629 आए हैं। कलेक्ट्रेट को 2 दिन क्यों बंद किया गया भाई? अगर ये सीरियस मैटर नहीं है, हाई कोर्ट को 7 दिन के लिए क्यों बंद कर दिया कि लोग संक्रमित ना हो? तो यहाँ इतने नौजवान, जिससे अभी ये नौजवान कितने डरे हुए थे अपनी जान के लिए, उस समय एग्जाम कराना, 5 लाख लोगों को सड़कों पे उतार देना, वो अपने घरों से जाएंगे, ऑटो से जाएंगे, बस पकड़ेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे, वहां अगर कोई पॉजिटिव है, सिम्टम नहीं दिखते हैं, तो अगर वहां से वो इंटरेक्ट करेगा इन्फेक्शन को, आके अपने घर में, अपनी बस्ती में, सब जगह फैलाएगा। और हम इतने डॉक्टर्स की जान गंवा चुके हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स जो है वो भी संक्रमित हो चुके हैं। आखिर क्यों उनको ओवरबर्डन करना चाहते हैं? ऑलरेडी वो ओवरबर्डन है। सारे हॉस्पिटल देखिए भरे हुए हैं, डॉक्टर्स रात दिन लगा हुआ है, घर नहीं जा रहा हमारा जूनियर डॉक्टर। ठीक बात है, वहीं पे काम करते हैं, 14 दिन वहीं हॉस्टल में क्वारंटीन होता है और फिर आके काम करता है। मुझे तो लगता है शर्म आनी चाहिए। ठीक बात ताहिरा जी, बहुत गलत बात है। ताहिरा जी बिल्कुल ठीक बात है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, उसके 2 पहलू हैं। वो बात कह के फिर मैं अंशु अवस्थी के पास जाऊंगा, फिर राजपाल भाई के पास आऊंगा, सबसे अंत में नवीन जी के पास आऊंगा, चूंकि उनको उत्तर देने हैं सबके। हाई कोर्ट जब से कोरोना ने तेजी पकड़ी है, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, इलाहाबाद और उसकी जो पीठ है लखनऊ, दोनों कभी हफ्ते भर ढंग से फंक्शन नहीं किए, बंद ही बंद हैं।
वहां फुहारा मारा ही जा रहा है 4 महीने से लगातार, वो उसको सैनिटाइज करने में। क्या पता नहीं कितना सैनिटाइज हुआ कितना नहीं हुआ, लेकिन फुहारा अनवरत चल रहा है। ठीक, आर्किंग पार्किंग से लेके दरो दीवार सब नहला रहे हैं वो वहां 10 20 50 लोग हमेशा पीठ पे केन लादे हुए। और अब तो मैं देख रहा हूं वो टैंकर से कर रहे हैं सैनिटाइज, टैंकर भर भर के भेज रहे हैं। क्या जजेस की जान और वकीलों की जान और हमारे बच्चों की जान के मोल में कोई अंतर है? अमिताभ अग्निहोत्री का उत्तर है नहीं नहीं नहीं। सबकी जान कीमती है, लेकिन ये तो भारत का मुस्तकबिल है, इनकी जान ज्यादा कीमती है। अगर उनको डर है तो ये अभय कैसे हो जाएंगे बच्चे, ये निर्भय कैसे हो जाएंगे? और मुझे बड़ी हैरानी होती है जब ऑनलाइन पिटीशन लेने वाली अदालतें जो वह आदमी को देखना नहीं चाहती मारे डर के, वो ये कह देती है कि नहीं नहीं ठीक है, अब यूनिवर्सिटी की आखिरी सेमेस्टर की तो परीक्षा कराई लो। आप ही हिम्मत दिखाओ, आओ इजलास में खोलो। जो दीन दुनिया में गरीब आदमी का मुकदमा है वो आए देखे, कचहरी गुलजार करो, क्या समस्या क्या है? क्यों नहीं गुलजार हो सकती फिर कचहरी? बिल्कुल सही। आपकी जान कीमती और दूसरे की जान सस्ती, ये नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, ये मंजूर नहीं, स्वीकार्य नहीं, कबूल नहीं। तीनों भाषा में बोल दिया, हिंदी उर्दू संस्कृत, ये नहीं चलेगा। राजेंद्र बाबू ने कहा था जिस दिन संविधान लागू हुआ, नवीन बाबू राजेंद्र प्रसाद जी से पूछा बीबीसी के रिपोर्टर ने कि राजेंद्र प्रसाद जी क्या अंतर आ गया? उन्होंने कहा राजा प्रजा हो गया आज, और प्रजा राजा हो गई। कोई बड़ा नहीं है, आप लोगों को जान की चिंता है। कलेक्टर ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन नहीं मिलेगा, ठीक है। कमिश्नर भी नहीं मिलेगा, सेक्रेटरी भी नहीं मिलेगा, सब बड़े नहीं मिलेंगे। बोले तुम ननकू हो, तुम्हें क्या समस्या, जाओ बस पकड़ो डंडा और पहुंच जाओ बस्ती से गाजियाबाद, बाहेम तान दे के आओ। आ गए तुम्हारी किस्मत, नहीं आए तो तुम्हारी किस्मत। क्यों भाई? एक बार सरकारी अमला को निकाल के दिखाओ हमको प्राइवेट बस में, ऐसे डग्गा मार बस में। एक बार बड़े साहबों को गाजियाबाद से बस्ती तक जरा भेज के दिखाओ बस में, और अब विक्रम टेम्पो में बैठाओ फिर बीच में। मैं भी तो देखूं हौसला कितना है। अंशु अवस्थी, मेरा सवाल बड़ा सीधा, इतना तर्क ही करने की जरूरत नहीं, मूल विषय ही इतना बड़ा है। जरूरत क्या? जब 25 भर्तियां कंप्लीटेड रखी हैं फाइल, उनके रिजल्ट जारी करने हैं, कहीं नियुक्ति देनी है बच्चों को, वो काम इसमें निपटना चाहिए था कि नया पिटारा खोल दिया, बोले परीक्षा कराओ, 5 लाख इसमें और 4.5 लाख उसमें है। 10 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश में 10 लाख नौजवान को सड़क पर उतार दो, ये तो कुंभ का मेला हो जाएगा। अंशु अवस्थी। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि सरकार ने जो जान की कीमत है उसमें भी वर्गीकरण कर दिया है, उसमें भी अंतर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के लोगों की जो जान है उसकी कोई कीमत नहीं, ये पिछली बीएड की परीक्षा से पता चल रहा है। और जो आगे होने वाली परीक्षा है, उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं उनकी जान की कीमत सरकार की नजर में कुछ नहीं है। और दूसरा, सरकार का जो दूसरा चरित्र है, एक तरफ वो कहती है जान है तो जहान है, और दूसरी तरफ उसी जान को संकट में डालने का काम ये सरकार करती है। अमिताभ जी, ये सिर्फ बाबुओं की गलती नहीं है। मैं ये नहीं मानता हूं अगर हर एक काम का श्रेय सरकार को दिया जाता है, मुख्यमंत्री को दिया जाता है, मंत्री को दिया जाता है, तो इसका भी श्रेय दिया जाना चाहिए कि सरकार की गलती के चलते इस तरीके की घटना हो। दूसरा, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर भी सवाल है कि आखिर जो विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी है उसका निर्णय इस तरीके का इतना संवेदनहीन, इतना जान पर खिलवाड़ का कैसे हो सकता है। अमिताभ जी, बीएड की परीक्षा से कोई रोजगार आने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में 10 से 11 लाख बीएड डिग्री होल्डर बैठे हुए हैं।
25 परीक्षाओं के जो इंटरव्यू के बाद परिणाम आने हैं जिससे रोजगार मिलने हैं, सरकार उसको तो पीछे ठंडे बस्ते में रख रही, लेकिन जिससे कुछ हासिल नहीं होने वाला प्रवेश परीक्षा है, उसको लेकर जो उत्तर प्रदेश के 10 लाख परिवार हैं उनको मुश्किल में डाल रही है। ठीक बात, जो उत्तर प्रत्येक नौजवान अपने परिवार का भविष्य है जी, आपने कुछ उनको बुनियादी मुश्किल सवाल में डाल उठाए। रही। ठीक बात। हमारे साथ दुर्गेश जुड़ गए हैं, ये बीएड के प्रतियोगी थे, इनसे जरा हालचाल जान लूं। लेकिन एक बात कहूंगा, ऑटोनोमस स्टेटस यूनिवर्सिटी की बात का जो है उसकी बात हमारे भाई ने उठाई, अंशु भाई ने। मैं इस बात को साफ कर दूं शासन के लिए, खास तौर पर महामारी एक्ट में किसी संस्था की ऑटोनॉमी नहीं रहती। महामारी एक्ट जब लागू होता है सब कुछ सरकार में निहित। अमिताभ अग्निहोत्री का घर, ताहिरा हसन की बैठक, नवीन श्रीवास्तव का गुसलखाना, जब चाहे कलेक्टर अधिग्रहित कर ले, कोई मुकदमा नहीं कर सकता। 5 तारा होटल, 7 तारा होटल या अग्रवाल धर्मशाला जब चाहे तब अधिग्रहित कर ले। महामारी एक्ट उसको ये पावर देता है। इसलिए कोई आप स्वायत्त नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी, कोई आईआईटी, आईआईएम भी स्वायत्त नहीं इस वक्त। सबको वही करना होगा जो सरकार का नोटिफिकेशन होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। दुर्गेश, मुझे ये बताइए कल क्या दृश्य था उत्तर प्रदेश में जहां जहां इम्तिहान थे बीएड के? सर, कंडीशन तो ये थे कि कल की हालात पे मैं अगर बताऊं तो मुझे शायद आंख से आंसू आ जाए कि जो प्रतियोगी छात्र कल बीएड प्रवेश परीक्षा देने गए वो कितनी बेरहमी के शिकार हुए कि सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से ध्वस्त थी, रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, साधन का अभाव था, और इस बात की क्या गारंटी थी कि जो भी साधन वहां पे जा रहे थे वो पूर्णतः सैनिटाइज रहे होंगे। सर, हम आपसे अपनी बात, अरे विक्रम, टेम्पो डग्गा मार बस कहां सैनिटाइज हो रही भैया? वही बात वही बात मैं कर रहा हूं सर कि कंडीशन यह है कि हमारे प्रतियोगी छात्र जो इतने बड़े अरमान लेकर के इलाहाबाद या लखनऊ में तैयारी करते हैं, उनके माँ बाप के बहुत बड़े अरमान होते हैं और वो माँ बाप सब कुछ दुख दर्द सहते हैं, सारी समस्याओं का सामना करते हैं। वो दूध नहीं पी पाते, वो दाल नहीं खा पाते, वो सब्जी नहीं प्रयोग कर पाते, लेकिन वो हम प्रतियोगियों के लिए, अपने बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था करते हैं। और उन्हीं बच्चों को इस सरकार में बेरहमी के साथ कोरोना के काल में धकेला जा रहा है। ये बड़ी पीड़ा की बात है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, मास्क जरूरी है, लक्ष्मण रेखा कतई मत पार करिए। कोरोना का अर्थ उन्होंने स्पष्ट किया, कोई रोड पर न निकले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य का हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन समस्या सबसे बड़ी यह है कि हम प्रतियोगियों की जान की कीमत कोई समझ नहीं रहा है। कल बीएड की प्रवेश परीक्षा हुई, उसके एक दिन और पहले इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा हुई। सभी प्रवेश परीक्षाओं में सोशल डिस्टेंस पूरी तरह से ध्वस्त। महोदय, जब हाई कोर्ट बंद हो सकता है कोविड-19 के कारण, पूर्व राष्ट्रपति, गृहमंत्री नहीं बच रहे हैं, तो हम प्रतियोगी किस खेत की मूली हैं? हम तो गरीब परिवार के बच्चे हैं। ठीक है दुर्गेश, ठीक है, आपने अपनी पीड़ा बताई। और एक बात और कह दूं, अंशु अवस्थी की बात से ही मुझे फिर दोबारा से स्मरण आया, अगर डीएम लखनऊ चाहे तो एक सिंगल कार्यकारी आदेश से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसको बोलते हैं, उससे लखनऊ यूनिवर्सिटी को अनंत काल अगले फैसले तक के लिए बंद कर सकता है। वाइस चांसलर को फैसला मानना होगा, भले ही ऑटोनोमस बॉडी हो। और मजे की बात बताऊं, ये महामारी एक्ट इस कदर इंपावर्ड करता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, नवीन जी, कि अगर वो कहे कि कल सुबह राजभवन का अधिग्रहण करेंगे, कोविड हॉस्पिटल बनाएंगे यहां, तो राजभवन भी अधिग्रहित हो जाएगा। यही मजा है इस एक्ट का। डीएम को सर्वाधिकार सुरक्षित होते हैं फिर जिले में महामारी से लड़ने के लिए। इसलिए ये कोई तर्क नहीं कि वाइस चांसलर ने, सीनेट ने, एग्जीक्यूटिव ने यूनिवर्सिटी की ये का वो का, वो कुछ नहीं। उसका क्या मतलब भाई? कलेक्टर ही जिम्मेदार है इस वक्त सबसे बड़ा। राजपाल जी, मसला वही, वकीलों को डर लग रहा, जजों को डर लग रहा, अधिक बाबू साहबों को डर लग रहा, बोले जी ऑफलाइन मिले, नहीं मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे। है शीशे की दीवार से शक्ल देखो, कैमरे में देखो। अब बोले ये कौन है? बोले ननकू रज्जाक के लड़के हैं। बोले भेजो जहां जाए, जो कुछ क्या है। ऐसा भाव क्यों?
नेता निकल नहीं रहा, अभिनेता निकल नहीं रहा, बाबू निकल नहीं रहा, सब अपनी अपनी जान बचाए घूम रहे हैं, शील्ड लगाए चेहरे पर है। और चपरासी कहते हैं कि हमारी गाड़ी दिन में 6 दफे सैनिटाइज किया करो है। और ड्राइवर का भी कोरोना टेस्ट करा रहे हैं दिन में 3 दफे, उसकी नाक छिल गई वो डलवाते डलवाते निडल है। इनकी जिंदगी की कीमत नहीं है क्या राजपाल जी? देखिए अमिताभ जी, आपने कम से कम नौजवानों की बात रखी। जो छात्र एक तो बेरोजगार हैं, किसान परिवार से लोग आते हैं मैक्सिमम, और उनकी बात रखी। लेकिन बीजेपी सरकार लगातार इनके जीवन से खिलवाड़ कर रही, और परीक्षा कराना सरकार का तो आत्मघाती फैसला है। आप बताइए, लाखों लोग निकले और कैसे बसों से, कहीं किसी का दूसरे ज़िले में सेंटर है, कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, होटल बंद हैं, गेस्ट हाउस बंद हैं, तो कहाँ कौन रुकेगा, कैसे रुका होगा। और आपने ही बताया कि 25 भर्तियाँ जो जिनमें इंटरव्यू परीक्षा सब कुछ हो चुका है, नौकरी देना है, रोजगार देना है, वो के रिजल्ट नहीं निकल रहे। प्रोसेस कंप्लीट है, उसका रिजल्ट नहीं निकालेंगे। और इन्होंने कह दिया, इनके मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने कह दिया कि 1 साल अब नौकरियां नहीं मिलेंगी। ये आप नौकरियों पे प्रतिबंध लगा रहे हो, रोजगार पे प्रतिबंध लगा रहे हो, और परीक्षाएं आप करा रहे हो। अरे ये इंजीनियरिंग किए हुए, बीएड किए हुए सब मनरेगा में ही तो काम कर रहे हैं लॉकडाउन में। कई जगह वीडियो, कई जगह फुटेज, कई जगह। तो आप ऐसा क्यों उनके जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो? अभी तो आप ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हो, क्वारंटाइन सेंटर ठीक से नहीं चला पा रहे हो, और अगर ये तादाद और बढ़ गई तो कहाँ क्या करोगे, कैसे? व्यवस्था तो कुछ है नहीं। अभी इनके बीजेपी के साथ सरकार के विधायक अगर बीमार हो जा रहे हैं तो उनको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, आईसीयू नहीं मिल रहा है, दवाई नहीं मिल रही है, खाना नहीं मिल रहा है, और ये 10 लाख नौजवानों को निकाल के इनको क्यों मौत के मुंह में झोंक रहे हो? ये नौजवानों के क्या निर्दोष था? इनको निर्दोष क्यों, निर्दोष लोगों को, गरीब लोगों को आप झोंक रहे हो? नौकरी तो एक बात नहीं दे पा रहे। राजपाल भाई अब रुकना होगा, नवीन श्रीवास्तव के पास चलूंगा। एक बात कह के, एक बात राजपाल भाई ने कही, बीजेपी के विधायक को, मसला मेरे लिए ये नहीं कि बीजेपी का है कि सपा का बसपा का विधायक है कि सांसद है कि मंत्री है। मैं जानता हूं, मैं थोड़ा अतिरिक्त चाहने वाला आदमी हूं, ऐसा कभी इस धरती पर होगा नहीं, मेरे जीते जी तो नहीं होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब ननकू और विधायक और सांसद और मंत्री दोनों की एप्लीकेशन एक भाव से ट्रीट हो। अस्पताल में अगर बेड है और पहले ननकू पहुंचा तो पहले ननकू को मिले, विधायक को बाद में। यही लोकतंत्र, इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। इसलिए नहीं लड़ी गई थी कि एक अंग्रेज जाए और दूसरे अंग्रेज आ जाएं। रंग में क्या रखा शरीर के? इसलिए लड़े थे, इसलिए शहीदों ने कुर्बानी दी थी कि पूरे देश में 1 लाख लोग हैं, 2 लाख मान लो, ब्यूरोक्रेसी को मिला के 3 लाख मान लो, हर जगह उनको प्रभुत्व मिलेगा। और 135 करोड़ लोग ये कीड़े मकोड़े हैं क्या? इसलिए मैं इस तर्क से कभी सहमत नहीं होता। मैं जानता हूं मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी ये, लेकिन फिर भी मेरी तो यही इच्छा रहेगी कि ऐसा शासन होना चाहिए। नवीन जी, प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं, सब कुछ सामने है। मुझे ये एक्सप्लेन कर दीजिए, ये 2 बड़ी परीक्षाएं अभी कराना क्यों जरूरी था? क्या हमको स्कूलों में कल सुबह भर्ती देनी है बच्चों को, 10-5 लाख मास्टरों को? मेरा उत्तर है नहीं। देखिए अमिताभ 10 साल से नहीं मिली तो अब क्या मिलेगी? क्या आज ही हमको ये वीडियो सब तैनात कर देने? नहीं। बहुत सारे वैसे घूम रहे जिनके इम्तिहान हो गए, पास हो गए, रिजल्ट आ गए, कुछ मिली नहीं चिट्ठी। तो ये स्टेशन पर नई भीड़ क्यों चल रहा है? जुटा ली जब ट्रेन चलनी नहीं। मान लीजिए हम 10-20 लाख ऐसे और बीएड टीईटी पास कराते रहेंगे तो एक दिन ऐसा नहीं आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी बीएड और टीईटी हो जाएगी और नौकरी होगी नहीं। जो होगी वो मुकदमे में होगी। तब नवीन बाबू, अमिताभ जी देखिए, आप ही के चैनल पर
बीएड की परीक्षा के पहले हम लोग बैठे थे, चर्चा हुई थी। हाँ। और आपने बहुत ही सकारात्मक चर्चा कराई थी। आपने बच्चों की समस्याएं क्या हो सकती उस पर चर्चा की थी, और सरकार ने, मैं आपको बता दूं, सरकार ने उसको पूरी तरह से संज्ञान में भी लिया। कुछ ऐसे आदेश हुए जैसे हमारी बच्चियों और महिलाओं के लिए था, उनको अपने सेंटर घर के पास चयन करने की एक अनुमति दी गई, निजी वाहनों को चलाने की अनुमति दी गई। जो संभव आपकी डिबेट के बाद जो संभव सरकार कर सकती थी वो हमने करने की कोशिश की। लेकिन आज बीएड की परीक्षा और जो ये बीईओ की परीक्षा होने जा रही है, दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। बीएड की परीक्षा 75 जनपदों में हुई, 173 सेंटर्स पर हुई, घर के पास परीक्षा केंद्र चयन करने की छूट थी। आज जो अब भविष्य की परीक्षा जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं बीईओ की, वो मात्र 18 जनपदों में होनी है। निश्चित रूप से वहां पर, और संख्या भी अधिक है, उसमें 4.5 लाख था, इसमें 5 लाख से अधिक है, संख्या भी अधिक है। और मुझको ये लगता है कि हमारी संवेदनशील सरकार आपके इस डिबेट के माध्यम से जो छात्रों की बातें सामने आई है, हमारे विपक्ष के मित्रों के सामने आई है, आपने जो प्रश्न उठाए हैं उस पर निश्चित रूप से विचार करके कुछ ऐसे प्रयास करेगी जिससे असुविधा न हो। रही बात, अभी हमारे मित्र राजपाल जी ने भी कई बार बातें कही, आपने भी कई बार चर्चा की कि बहुत सारी परीक्षाएं हो गई, उनके परिणाम नहीं घोषित हो रहे हैं। तो अमिताभ जी, मैं कोई आज राजनीतिक बात नहीं करने आया हूं, लेकिन राजनीतिक दल के प्रवक्ता के नाते हूं तो मैं बताना चाहता हूं कि उन जिन परीक्षाओं की रिजल्ट नहीं आए जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह टिप्पणी करते हुए सीबीआई की जांच सेटअप कराई थी, जिसकी सीबीआई इंक्वायरी अभी भी चल रही है कि ये सारे भर्ती आयोग एक जाति विशेष के आयोग बन गए हैं। तो वह जांच की प्रक्रिया भी चल रही है, उसका भी हमें इंतजार करना चाहिए। हमारी सरकार की यह मंशा है कि जो भी परीक्षाएं हो पारदर्शी तरीके से हो, छात्रों की नियुक्ति उनकी मेरिट के आधार पर और न कि जात के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जिसका खामियाजा अभी तक हम सरकार में भुगत रहे हैं। और रही बात ऑटोनोमस विश्वविद्यालय की या यूपीपीएससी की, आपने उसको बहुत स्पष्ट कर दिया कि कोरोना एक्ट में जिलाधिकारी के पास इतने अधिकार हैं कि चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे वो कोई विश्वविद्यालय हो, उनकी ऑटोनोमस अथॉरिटी एक जगह है और कोरोना एक्ट में जिलाधिकारी के पास अधिकार है। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपकी इस डिबेट के माध्यम से जो हमारे छात्र बच्चे हैं, उनकी जो समस्याएं सामने आई हैं, आपने जो विषय रहे हैं, ताहिरा जी ने रखा है, हमारे विपक्ष के मित्रों ने भी जो प्रश्न उठाए हैं, जो उम्मीदें रखी हैं, हम इसको संज्ञान में लेके कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जैसा पिछली बार। हम ये नहीं कर रहे कि हमने परीक्षा स्थगित कर दी, लेकिन आपकी डिबेट के माध्यम से जो चीजें निकल के आई थी उसको हमने बहुत हद तक ठीक करने का प्रयास किया था, और भविष्य होने वाली परीक्षा में भी हम यह पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, एक बात और कहेंगे, ये वक्त इंतजाम से हिफाजत देने का नहीं। जब प्रणब बाबू को कोरोना हो गया, उनसे ज्यादा हिफाजत से कोई रहता है? शिवराज जी को हो गया, वो कम हिफाजत से रहते हैं? चीफ मिनिस्टर है भाई, राजा है। 100 बड़े नाम मैं गिना दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके यहां सैनिटाइजर की कमी है कि मास्क नहीं है? ऐसा तो नहीं, या ऐसा भी नहीं कि उनने छोले कुलचे खा लिए ठेल पे इसलिए कोरोना हो गया। ऐसा भी नहीं सब्जी लेने गए थे सिंधिया जी, ना ना। अमिताभ अग्निहोत्री को तो सब्जी भी लानी है, दुर्गेश को भी लानी है। जब वो नहीं बच रहे महाराज, तो फुचाड़ा मारने से कौन बचेगा? इसकी तो गारंटी कौन लेगा? अवधेश से पूछते हैं, अवधेश क्या चाहते हैं आप सरकार से? संक्षेप में कहिए अपनी बात। अपनाते हैं। और सर मैं 2 चीजें दिखा रहा हूं। आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि प्रदेश का एक भी हिस्सा सील है तो मैं प्रवेश परीक्षा नहीं कराऊंगा जी। मैं उनकी बात का विश्वास कर लेता हूं। दूसरा, वो 25 अगस्त से 2019 यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा होने वाली होती है। वो कहते हैं प्रदेश में कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा है, इसलिए हम परीक्षा नहीं करवाएंगे। सर ये दोहरा मापदंड मेरे समझ में नहीं आ रहा है। 5000 विद्यार्थी जो मुख्य परीक्षा इम्तिहान देने जाता है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि कोरोना बहुत ज्यादा है। 5 लाख स्टूडेंट जहां एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं नहीं, कोरोना है ही नहीं, आप इम्तिहान दीजिए। तो सर मैं एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, निवेदन है मेरा, मैं गरीब परिवार से आया हूं, सभी मेरे प्रतियोगी छात्र गरीब परिवार से हैं। ठीक है, रुकिए भाई, रुको भाई, रुको अवधेश, एक सेकेंड भाई। पैदा हुए हैं। अरे ये बताइए, ये जो बीईओ की परीक्षा है, इसका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका आयोजक है? कौन है जी? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग।
जी लोक सेवा आयोग है। ठीक और है। लोग ठीक ठीक ठीक, जी, वापस लोक आगे सेवा आगे आयोग, बात जी, आ गई लोक सेवा भाई। आयोग की अरे नोटिस है। रुको भाई, क्या वकालत करोगे? रुको दुर्गेश, आप क्या कहेंगे? आप तो चलो गुफा से निकल आए, अच्छा बुरा जो कुछ होगा वो तो 2-4-5 ही दिन बाद पता लगता है, कोरोना का असर भी, क्योंकि 4-5 दिन तक तो डॉक्टर कहते कोरोना जो है वो छुपा रहता है, उसके बाद फिर आता है। ईश्वर करे सब कुशल रहो। क्या चाहते हैं सरकार से, एक लाइन में बताइए। बता दूं सर, मैं बीईओ का प्रतियोगी जी। हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से एक पिता के रूप में है हम सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए। जिस तरह से बिहार पीसीएस ने, एमपी पीसीएस ने, राजस्थान पीसीएस ने, उत्तराखंड पीसीएस ने अपने राज्य में कोरोना संक्रमण के कारण प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित किया है, ठीक उसी ढंग से मेरा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ठीक है, से ठीक। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से चरण छूकर निवेदन है, मैं प्राण की भिक्षा मांग जी, रहा हूँ, ठीक है, सभी ठीक। प्रतियोगियों की प्राण की ठीक रक्षा है, करें। ठीक है, ठीक है। अंशु अवस्थी, क्या होना चाहिए? साफ तौर से अमिताभ जी स्पष्ट है कि जहां पर हम जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए कोई और भी रास्ते निकाल सकते हैं, उसको अभी फिलहाल पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा कराना बिल्कुल उचित नहीं होगा। ये वैक्सीन आ जाए, वैक्सीन आने के बाद आप इसको जनवरी में करा लीजिए। कौन सी ट्रेन भागी जा रही? जो लोग पहले से बैठे हुए उनको तो नौकरी मिल नहीं रही। नवीन श्रीवास्तव जी यहाँ बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, अरे जिलाधिकारी भी सरकार का ही नौकर है। सरकार सीधे लोगों की जान से खिलवाड़ ना करे। मैं अनुरोध करता हूं आपके चैनल से माध्यम से अमिताभ जी, कई बार आपने इस पर डिबेट कराई है, परीक्षा को स्थगित कराना चाहिए, ये मेरा बिल्कुल सुझाव है और अनुरोध है सरकार ठीक से बात, कि इसको ठीक संज्ञान ठीक। ताहिरा जी, आपके विजडम में क्या होना जी। चाहिए? ताहिरा जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल मुझे लगता है कि पोस्टपोन होना चाहिए परीक्षा अभी, क्योंकि जिस तरह से हालात कोरोना वायरस के बढ़ रहे हैं, हमारे ये जो बच्चे आ रहे हैं ये किसान परिवार के हैं, मार्जिनलाइज क्लास के, भाई इनकी जिंदगी क्या कोई माने नहीं रखती है। ये मैंने जैसे पहले कहा, हाईकोर्ट को एक हफ्ते के लिए बंद किया गया, जबकि बराबर सैनिटाइज किया जाता है। आप देखिए जो बड़े बड़े अफसर हैं उनके ऑफिस जबरदस्त सैनिटाइज होते हैं, गाड़ियां सैनिटाइज होती, तो क्या गरीब की जान की कोई कीमत नहीं है? देखिए अभी आपने यही बात कही थी, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जो सब संविधान से चलता है उसमें सब बराबर है। और आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण भी दिया था कि विधायक जाता है और ननकू जाता है, तो ननकू अगर पहले जाता है तो उसको बेड मिलनी चाहिए। तो जाहिर है हमको अपने लोकतंत्र को स्ट्रेंथन करना है। तो इस समय इस तरह का जो पूरा ये करने जा रहे हैं, कवायद करने जा रहे हैं, उन ऑफिसर से पूछना चाहिए कि भाई आप किस बिना पे ये करने जा रहे हैं, आप इनकी जानों की क्या कीमत समझते हैं? ठीक कि नौजवान जो हमारे देश को आगे ले जाएंगे, आप इनको आगे जाने के लिए क्या चाहते हैं? कि वो संक्रमित हो जाए और उसके बाद उनका परिवार भी उसी में इन्फेक्टेड हो जाए, और हमारे डॉक्टर ओवरबर्डन है, क्यों नहीं उनके बारे में सोचा? ठीक बात है जी, ठीक बात है, आपने अच्छी से अपनी बात रखी। राजपाल जी, आपकी समझ में क्या होना चाहिए, समाजवादी पार्टी की समझ में क्या होना चाहिए 16 तारीख की परीक्षा को लेकर? देखिए, पहले तो परीक्षा नहीं, पहले तो ये कोरोना महामारी है, पहले तो जान बचाने का विषय है। और ये मुख्यमंत्री जी टीम 11 बनाए हैं, उसका एक फोटो आया है, ये इसमें टीम 11 के लोग मुख्यमंत्री की मीटिंग में गेम खेल रहे हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है नवीन जी की सरकार कितनी कोरोना के प्रति जागरूक है, कितना वो है। तो ये तो केवल जाति धर्म में बांटना जानते हैं, भर्तियों को जाति में बांट देंगे, बीमारी को धर्म में बांट देंगे, तो ये सब इनका काम रहा है। इनका काम कभी सुविधाएं और संसाधन और व्यवस्था करना नहीं रहा है, ये अव्यवस्था करने वाले लोग रहे। तो आज बड़ी बीमारी है और लोग क्योंकि हॉस्पिटल में और कहीं जगह नहीं है, लोग डरे सहमे में हैं। अब इस समय तो कम से कम लोगों को निकलना चाहिए और कम से कम लोग निकले, ऐसी व्यवस्था है। लाखों लोगों को सड़कों पे ले आ दिया, ये इनकी ऐसी नीतियां कार्यक्रम है। ये चाहते हैं कोरोना और बढ़े, क्योंकि करप्शन बढ़ रहा है कोरोना के साथ। ठीक है राजपाल भाई, आप समय कम है, अंदाजा नहीं लगा सकते, कई जिलों में अधिकारी अभी चाहते हैं कि कोरोना बढ़े, करप्शन हो रहा है। राजपाल भाई रुको एक मिनट, नवीन जी के पास जाऊं तो 2 सवाल मेरे हैं, बाकी जो वक्ताओं ने कहा उसका भी वो उत्तर देंगे। 2 सवाल मेरे भी हैं।
जनता की तरफ से। बाकी बच्चों ने बोल रही है, शांडिल्य ने और अवधेश ने। जब पहली बार नोएडा गाजियाबाद में बहुत सख्त लॉकडाउन लागू किया गया और कहा गया कि एंट्री विदाउट पास नहीं होगी, अगर मेरी प्रामाणिकता मानते हो तो मान लीजिएगा कि जो कह रहा हूं प्रथम पुरुष में कह रहा हूं, फर्स्ट पर्सन में। मैंने उत्तर प्रदेश सरकार के एक बहुत प्रभावशाली अधिकारी को टेलीफोन किया, उनकी उदारता, वो खैर आए, लाइन पर बात हुई, हालचाल हुआ। मैंने कहा भाई मैं चैनल कैसे चलाऊं, नोएडा का कप्तान कमिश्नर है और डीएम है और गाजियाबाद के कलेक्टर और कप्तान है, ये लोग सुनने को तैयार नहीं। ये तो लठ लेके सब उतार दिए पुलिस को रोड पर, बोले सब बंद करो, कोई किसी की नहीं सुनवाई होगी। ही सेड, नवीन जी सुनिएगा ध्यान से, उन्होंने कहा, हंसते हुए ही कहा कि अमिताभ जी आप जिम्मेदारी ले लीजिए कि आपके दफ्तर में जो 250-250 लोग हैं, इनको अगर कोरोना हो जाएगा तो आप जिम्मेदार होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो लीगल होंगे वो आप फेस करेंगे। हम अभी बोल दे रहे हैं सबको पास इशू हो जाएगा, ठीक। मैंने क्या उत्तर दिया वो यहां बताना ठीक नहीं, आप मेरा स्वभाव जानते हो, मैंने भी कोई अच्छे उत्तर दिया होगा, ऐसा दिया होगा कि आनंद आ गया होगा। लेकिन मेरा सवाल नवीन बाबू, ये टीम 11 की बात बता रहा हूं, वो 12 में नहीं है, वो 11 में है जिनसे मैंने कहा था, ठीक। मैं जानना चाह रहा हूं, इसीलिए मैंने दुर्गेश से या अवधेश से पूछा था। उत्तर प्रदेश मेरा प्रश्न है सरकार से, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से लिखित गारंटी पत्र प्रदेश के नाम सार्वजनिक कराइए। 14 तारीख तक वो पत्र जारी हो जाए, पब्लिक डोमेन में रखिए। वो जिम्मेदारी ले अधिकारी कि इन 5.25 लाख की जिम्मेदारी मेरी, नहीं तो मैं जेल जाऊंगा। और सरकार कहे कि अगर ये अपनी जिम्मेदारी में असफल हुए तो इनको जेल भेजेंगे, इन पे एनएसए लगाएंगे, इससे कम नहीं। फैक्ट्री खोले आदमी तो हलफनामा मांगते हो, होटल खोले तो हलफनामा दे। अरे अपनी वो बाल काटने वाला वो खोले सैलून तो हलफनामा दे कि कोरोना फैल गया तो दीवान जी तुमको उठा के ले जाकर बंद कर देंगे सारे। इनसे नहीं मांगे, क्यों? ये बाबू साहब है, और अगर बाबू साहब है भी तो लोकतंत्र में ऐसे बाबू मंजूर नहीं। नवीन जी, आपको दिया मंच, एक सूत्री मांग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो भी अध्यक्ष हो, मुझे पता भी नहीं इस वक्त कौन है, मुझे तो अनिल यादव के बाद कोई नाम ही नहीं याद रहा, उनसे चिट्ठी दिलवाइए पब्लिक डोमेन में, जिस पर सरकार की मोहर हो कि अगर एक भी 5.25 लाख में कोरोना ग्रसित हुआ बच्चा हमारा, तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी जेल जाएंगे। जी, अगर उनका फैसला है और वो मानते हैं कि बहुत ही उचित है वक्त कराने का, तो जिम्मेदारी ले। जी अमिताभ जी, देखिए, निश्चित रूप से आपसे जिस भी अधिकारी की बात हुई और जिसने इस तरह के आपके साथ जवाब दिया, प्रश्न किया, यह बहुत हास्यास्पद है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आज हमारे लिए विषय यह है कि कैसे 5.5 लाख 5 लाख जो परीक्षार्थी जिनकी परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिनकी परीक्षा पूर्व में हुई परीक्षा से भिन्न है, सेंटर्स कम है, जिलों की संख्या कम है, परीक्षा एक ही पाली में हो रही है, वह परीक्षा 2 पाली में हुई थी, वहां संख्या भी कम थी। हम इसको संज्ञान में लेके, इस पर ध्यान में रख के हमें व्यवस्था करनी है। और राज्यपाल जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, समाजवादी पार्टी में बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं जो है, इन्होंने कहा कि साहब आप हर चीज को जाति पर ले जाते, उस पर हम जात पर कहीं नहीं ले जाते हैं। ये उच्च न्यायालय इलाहाबाद की टिप्पणी थी राज्यपाल जी, नवीन श्रीवास्तव या अमिताभ अग्निहोत्री जी की नहीं थी। और देखिए, अभी बातचीत में आपने ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को नई अस्पतालों में मिला, अमिताभ जी ने उसका पूरा विश्लेषण भी कर दिया। तो हम किसी से भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम वह राजनीतिक दल हैं जो लोगों के सुझाव को लोकतांत्रिक तरीके से सुनते हैं, सकारात्मक सुझाव को स्वीकार कर उसमें सुधार करते हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की नेतृत्व की संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी की सरकार
हमारे छात्रों की, हमारे विपक्ष के जो सकारात्मक सुझाव हैं उस पर हम निश्चित रूप से विचार करके एक संतोषजनक इसका समाधान निकालेंगे जो सबको स्वीकार्य हो। चलिए, संवाद की टिप्पणी के लिए अमिताभ जी के पास जा रहे हैं, प्लीज सर। मैं एक बात और कहूंगा, सरकार से निवेदन करूंगा, मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध होगा, ऐसे जो जो अति उत्साही बाबू हैं ना, जो ये कहते हैं जाके कि सर ये तो कराना बहुत जरूरी है, इसके बिना तो आप समझ लीजिए प्रलय आ जाएगा। अगर 5 लाख बच्चा सड़क पर नहीं उतारा तो सब ध्वस्त हो जाएगा, खेत में गेहूं नहीं होगा, धान नहीं होगा। जो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं उनसे कहिए अपने निर्णय का औचित्य पब्लिक डोमेन में सिद्ध करें। आजकल तो उसके लिए विज्ञापन देने की जरूरत नहीं, पैसा खर्च करने के लिए फेसबुक लाइव आ जाए। संघ लोक सेवा आयोग, SSC और जितने आयोग हैं जो ऐसा सब कर रहे हैं कार्यक्रम, उनसे कहें मुख्यमंत्री जी कि भाई मेरे पास प्रस्ताव लाने से पहले जनता में जाओ, अपने निर्णय का औचित्य तो सिद्ध करो। लोकतंत्र है भाई, कमरे में बैठ के हो जाएगा सब क्या? कोई राजशाही है क्या? नहीं। जो भी यूपी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है उसकी जिम्मेदारी है कि सिद्ध करे। पचम 25 एक व्यक्ति के परिवार में 5 लोग, ये NSA का सर्वे, भारत सरकार का सर्वे की मान्यता है, ठीक ना? 25 लाख लोगों का सवाल है, लोकसभा आयोग के अध्यक्ष को उत्तर क्यों नहीं देंगे? तनख्वाह उनको कौन दे रहा? उनका तनख्वाह कहां से जा रही? हमारे टैक्स के पैसे से। तो हमको उत्तर तो देना पड़ेगा, देना चाहिए, लोकतंत्र की मर्यादा है। क्या वो आएंगे लाइव बताएंगे? किसी का शासन हो, बात यूपी की हो चाहे जम्मू कश्मीर की हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम टैक्स दे रहे हैं तो अधिकारी को तनख्वाह मिल रही है, यही ना सच्चा? तो सच्चाई यही है ना? आप कोई भी फैसला कर देंगे उस पर कुछ सुनेंगे नहीं, जिले इलाही हो जाएंगे मां बदौलत। आपके पांव कांपते हैं सड़क पर घूमने में, और बच्चों से कह रहे होगे डग्गा मार बस पकड़ो और चले जाओ 700 किलोमीटर। नवीन बाबू, बहुत भरे मन से कहता हूं, यह प्रस्ताव किसी दिन हास्य में ही रख दीजिएगा पार्टी के भीतर या सरकार में। कुछ बड़े मंत्रियों से कह दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के 20 बड़े अधिकारियों को पुराने लखनऊ में घंटा भर पैदल घुमा दो। तैयार हैं? तैयार हैं क्या? घुमा दीजिए ना, गाजियाबाद भेज दीजिए, लोनी घुमा दूं, जहां मेरे बच्चे रोज जाते हैं। लोनी घुमा दूं, बोलिए, या विजयनगर घुमा दूं, गाजियाबाद में बताओ, जहां बताओ वहां, ये खोड़ा में घुमा दूं, आओ। 2-4 बड़े सचिव लोग यहां भेज दीजिए मेरे साथ, उनका अल्पाहार स्वल्पाहार मेरी जिम्मेदारी। सारे भाई चले जाएंगे पैदल, थोड़ा खोड़ा घूम के आएंगे, देखेंगे प्रामा फिसाई क्या स्थिति है। तैयार हैं? डर के मारे उन गलियों में पांव नहीं रखेंगे। सिपाही को भेजते हैं, बड़े साहब नहीं जाते, वो बाहर रहते जीप में, वो कहते तुम जाओ, तुम देख के आओ, कोरोना है। ये बच्चे किससे जाएंगे? किसी ने चिंतन किया? अच्छा, ननकू जो डग्गा मार टेम्पू चला रहा है, 300 रुपया टेम्पू किराया दे रहा है दिन में, वो 300 रुपया के सैनिटाइजर लगा दे उसमें, है तो उसके बच्चे क्या खाएंगे? वो तो नहीं लगा सकता ना। क्या सरकारी जिम्मेदारी ले रही है कि भाई सारे वाहन निजी जितने हैं सबको सैनिटाइज हम करेंगे? नहीं ना। जो राजशेखर बाबू हैं परिवहन के, है ना, क्या नाम है उनका, हाँ, क्या उनसे वो जिम्मेदारी लेंगे कि भाई अपना अपना ऑटो ले आओ और यहां सैनिटाइजर करा ले जाओ मुफ्त में? नहीं ना। ऐसा घालमेल मत करिए, मत करिए, मत करिए जी। ऐसे निर्णय बाद में हम सबके सामूहिक पछतावे का कारण ना बने, हम सबके सामूहिक पछतावे का। ये बच्चे भाजपा कांग्रेस सपा बसपा में थोड़ी ना बटे हैं,
ये हमारी संतानें हैं, ये हमारा भविष्य है। ना ये मंदिरवादी है, ना मस्जिदवादी है, ना सपाई है, ना बसपाई है, ना भाजपाई है, ना कांग्रेसी है। अरे हिंदुस्तान के माथे पर लिखा हुआ भविष्य है, कहां झोंके दे रहे? सब बंद कर दिया हमने हमारे डर के। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ठीक कहते। अभी मैं परसों नरसों प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा है जितने लोग ज्ञान दे रहे हैं कि ये खा लो कोरोना नहीं होगा, किसी की मत सुनिए, कोरोना उतना ही खतरनाक है, केवल डॉक्टर्स की सुनिए। वो प्राण हो में हुए हैं समझाने के लिए। योगी जी अभी आए थे नोएडा, उन्होंने कहा जब रात्रि विश्राम किया, अधिकारी और भाजपा के एमएलए एमपी सब गए मिलने, उन्होंने एक ही बात कहा कि कोई शिकायत नहीं सुनूंगा, कोई दाएं बाएं की बात नहीं सुनूंगा, सारा फोकस कोविड-19 को हराने में लगाइए, इसके अलावा कोई बात नहीं। इस वक्त जब विजन इतना क्लियर है केंद्र में मोदी जी का, यहां योगी जी का, तब आखिर इस बात को जस्टिफाई कौन करेगा कि ये परीक्षा किसने कराई? तो ऐसे महामना को सामने तो लाओ कि घूंघट में बैठे रहेंगे। अरे प्रदेश मुखड़ा तो देखे ऐसे ज्ञानी का जिसने ये निर्णय किया कि 5.25 लाख बच्चे 18 जिले में चहलकदमी करेंगे 16 अगस्त को। गजब भाई होए। नहीं, अभी 16 अगस्त दूर है, आज 10 है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना ही चाहिए। और लोकतंत्र में लोक की बात सुनना नवीन बाबू अच्छाई की निशानी होती है, बड़प्पन की निशानी होती है, कमजोरी की निशानी नहीं होती। ये सरकारें, ये सरकारी सचिवालय, ये बाबू, ये मंत्री, ये सब लोग किसके लिए हैं? फॉर व्हाट? ननकू और रज्जाक के लिए, जनता के लिए। बिल्कुल। और अगर लोकतंत्र की पहली और आखिरी परिभाषा यह है कि जनता मालिक है, तो मालिक की आवाज सुनी जानी चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही अनुरोध करूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन श्रीवास्तव जी, राजपाल कश्यप जी, अंशु अवस्थी जी, ताहिरा हसन जी, अवधेश कुमार मिश्रा और दुर्गेश सांडेली, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तमाम परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, रद्द की गई हैं, ये सब जानते हैं। स्कूल कॉलेज बंद हैं, ये भी सब जानते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का तामझाम फिर क्यों? पहले बीएड का एग्ज़ाम हुआ और अब बीईओ की परीक्षा सामने है। ऐसे में इच्छा को लेकर सवाल और उसी का जवाब खोजने की कोशिश। महापंचायत में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए।